जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 46। आज हम कल आपको जो होम असाइनमेंट दी गई थी उसकी डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद दो कंसेप्ट हमने स्टडी करने हैं, एक सर्विस ऑफ नोटिस आर डॉक्यूमेंट्स और दूसरा वोटिंग सिस्टम। पहले होम असाइनमेंट। एक्सप्लेन whether or not the following statements are in accordance with the provisions of Companies Act 2017 and support your answer with reason। आपको पता है ये उसका एक अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन का स्टाइल है, यानी इस स्टाइल में वो अक्सर लॉ में क्वेश्चन पूछता है। किस स्टाइल में? कि कोई ना कोई स्टेटमेंट बता देता है, दे देता है और हमें कहता है बताओ ये कंपनीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं, और उसमें कोई ना कोई वायलेशन होती है कंपनीज एक्ट की किसी भी प्रोविजन की, वो हमने उसे बताना होता है। ए, all limited companies are required to hold statutory meeting within 6 months of incorporation। गलत। अच्छा, इसमें दो गलतियां हैं, एक टाइप ऑफ कंपनी के लिहाज से और दूसरा टाइम के लिहाज से। टाइप ऑफ कंपनी के लिहाज से क्या गलती है? एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और प्राइवेट कंपनी विच इज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी विद इन 1 year ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इन दो कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है, बाकी कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग रिक्वायर्ड नहीं। बाकी कंपनीज कौन सी हैं? जो प्राइवेट कंपनीज है, जो प्राइवेट कंपनीज है, या पब्लिक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, या प्राइवेट विच इज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक आफ्टर 1 year। इन कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग रिक्वायर्ड नहीं। क्लियर? एग्जाम में दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि बताइए कौन सी कंपनीज हैं जिनके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग रिक्वायर्ड है, ये भी पूछ सकता है। तो ये भी पूछ सकता है बताइए कौन सी कंपनीज है जिनके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा 6 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी मीटिंग 6 months में नहीं होती, इसमें विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 days फ्रॉम डेट ऑफ commencement of business whichever is earlier। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूं आपसे। अगर एक प्राइवेट कंपनी विद इन 1 year, यानी फर्ज कीजिए 8 महीने के बाद पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है, क्या उसने स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवानी है? या कब? इसमें अच्छा सुन लीजिए, इसके कन्वर्जन के केस में इनकॉर्पोरेशन की डेट इररिलेवेंट हो जाती है, और जो कन्वर्जन की डेट है इसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट अज्यूम किया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कन्वर्जन के केस में 180 डेज के अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवानी होगी। बी, notice of an extraordinary general meeting should always be sent to the shareholders at least 21 days before the date of the meeting। जी मेरे भाई एग्री करते हैं इसकी बात से? सच कह रहा है, झूठ बोल रहा है? क्या क्या ये स्टेटमेंट मैंने बताया ठीक है कि गलत? ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? ऑलवेज की वजह से गलत है, क्योंकि एक केस ऐसा है जिसमें शॉर्ट टर्म नोटिस पे ईजीएन कंडक्ट हो सकती है। अगर अनलिस्टेड कंपनी हो, सारे मेंबर्स एग्री करें, तो शॉर्ट टर्म नोटिस पे भी मीटिंग हो सकती है। ये इसकी एक्सेप्शन थी। क्लियर? जी जी। नहीं, वो असल में इनका क्वेश्चन ये है कि सर इससे मुराद सिर्फ शेयर होल्डर्स को कह रहा है, शेयर होल्डर्स के अलावा कुछ दूसरे लोगों को भी तो नोटिस सेंड किया जाता है। अच्छा, वैसे बात आपकी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के मुझे यही लग रहा है कि वो डेज की बात पूछ रहा है, डेज के ऊपर उसका फोकस है, शेयर होल्डर के ऊपर नहीं। लेकिन ठीक है, तो फिर क्या करें? दोनों लिख दें कि सिर्फ शेयर होल्डर के ऊपर फोकस है? दोनों लिखते हैं। ठीक है, और ज़हनी तौर पे तैयार रहिए कि इस तरह के क्वेश्चन में जब वो सोल्यूशन आता है ना, तो वो डेज के ऊपर फोकस कर रहा होता है, शेयर होल्डर पे नहीं, डेज के ऊपर फोकस कर रहा होता है। लेकिन बार आप दोनों भी लिख सकते हैं, ज्यादा अहम क्या है? डेज। क्वेश्चन 9, पीच पैंथर लिमिटेड पीपीएल इज प्लानिंग टू कॉल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू ट्रांजैक्ट सर्टेन बिजनेस due to an emergency faced by the company। You are required to answer the following: which meetings are called EOGM? Which meeting? Every general meeting other than annual general meeting and statutory meeting are called extraordinary general meeting। What is the minimum notice period for calling an extraordinary general meeting? नीचे वाला
14 डेज। किसी मीटिंग का नोटिस 14 डेज का नहीं होता। हाँ शाबाश, 21 डेज। 21 डेज मिनिमम नोटिस पीरियड कितना है? 21 डेज। कैन पीपीएल होल्ड सच मीटिंग ऑन शॉर्टर नोटिस? शाबाश शाबाश। किसने कहा है होल्ड कर सकती है? शॉर्टर नोटिस ये पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट है? पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी होल्ड कर सकती है शॉर्टर नोटिस में मीटिंग? अगर अनलिस्टेड होगी। हाँ अनलिस्टेड होगी तो फिर कर सकती है। अनलिस्टेड रिक्वायरमेंट ये नहीं थे कि प्राइवेट कंपनी, रिक्वायरमेंट क्या थी? अनलिस्टेड कंपनी। तो बिल्कुल अगर ये अनलिस्टेड कंपनी है तो होल्ड कर सकती है। शराइत क्या है? कितने मेंबर्स एग्री हो? सारे मेंबर। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शॉर्टर नोटिस में कंडक्ट हो सकती है। अगर यहाँ पे होता है पीच पैंथर प्राइवेट लिमिटेड, फिर आपके जवाब पे क्या फर्क पड़ता? और कोई नहीं बोलेगा, अब की बात कोई नहीं बोलेगा। फिर शॉर्टर नोटिस में नहीं करवा सकते। क्यों? क्यों उसके ऊपर ये अनलिस्टेड वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा? क्यों प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड नहीं होती क्या? प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड होती है। प्राइवेट, मेरा ख्याल ये है, मेरा ख्याल लॉ में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि प्राइवेट कंपनी भी करवा सकती है, वो भी अनलिस्टेड की कैटेगरी में ही आएगी। लेकिन ये मेरा ख्याल है, लॉ में नहीं लिखा हुआ। हाँ आपका ख्याल भी वही होना चाहिए जो मेरा ख्याल है। 9 में कोई प्रॉब्लम? आपको खुद अपना ख्याल नहीं है, हम क्या आपका ख्याल रखेंगे? असाइनमेंट करके आए हो, पता है असाइनमेंट नहीं करने वाले फेल हो जाते, फिर भी शायद पास हो जाए, शायद पास हो जाए। हाँ जी, बील ऐसे पास हो गया था। हर पेपर में इस तरह नहीं होता, किसी में मेहनत भी कर ले। अल्लाह करे आपका हर पेपर इस तरह पास हो जाए, ये ना समझे कि मैं बात बात, अल्लाह करे हर, लेकिन ऐसे असूल नहीं है ना, ऐसे होता नहीं है। ठीक है, आगे चले। Question 10. Annual general meeting of Alpha Limited, a listed company, scheduled to be held in March 2020 to transact several ordinary and special business, such as election of directors, including independent directors. AGM है जिसमें डायरेक्टर्स का इलेक्शन भी होगा. Under the provisions of Companies Act 2017, list the information which must be included in AL's notice of annual general meeting to be published in the newspaper. आपने बताना है इंफॉर्मेशन जो कि एएल के नोटिस में इंक्लूड होनी चाहिए, और नोटिस न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, पब्लिश न्यूज़पेपर। ओके, आगे कह रहा है योर आंसर शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स व्हिच मस्ट ईदर बी इंक्लूडेड इन आर बी अनेक्स्ड टू नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। इंक्लूडेड इन का मतलब क्या है? नोटिस के अंदर सारे मैटर्स जो लिखने हैं वो लिखो, और अनेक्स्ट टू का मतलब क्या है? सारे अटैच करने हैं, वो भी लिखो, लिख देंगे। अच्छा चले, 50 रुपए इनाम उस स्टूडेंट के लिए जो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई एरर या ओमिशन निकालेगा। अगर कभी होम असाइनमेंट जो पहले हाथ उठा दे, लेकिन अगर एरर ओमिशन ना हुआ ना तो 50 रुपए फिर देने पड़ेंगे। नहीं देने नहीं पड़ेंगे, बेफिक्र होकर बताया। नहीं इस क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन का जो मैंने सॉल्यूशन बना के किताब में लिखा है उस सॉल्यूशन में आपकी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं निकाल सकते। शाबाश, तो ये 50 रुपए भी आपको नहीं मिल सकते। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड और खुदा का खौफ करे यार। कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये बात नहीं लिखी हुई। कैसे पता चला ये बात लिखनी चाहिए थी? एजीएम करवा रहे हैं, एजीएम में तो ये चीजें होती हैं, और वैसे भी ये कह रहा है कि जो साथ में नेक्स्ट होंगी वो भी इंक्लूड की जाएगी। शाबाश, यही बात, शाबाश। तो उसमें एजीएम में कुछ और चीजें भी डिस्कस होती है जो कि सॉल्यूशन में नहीं लिखी, तो आप लिख ले, वो आप लिख ले। कौन कौन सी चीजें? फाइनेंशियल लिख ले, लिख ले। ये नहीं, ये लिखा हुआ है सर, 50 रुपए वापस लें। किधर लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वापस 50 रुपए वापस लें, वापस लें सर, लिखा हुआ है, वापस लेने लिखा हुआ है सर, वापस बोलते तो क्या ठीक है, चले ये साबित हो गया कि एरर नहीं था, एरर, लेकिन फिर भी उन्होंने पॉइंट अच्छा आइडेंटिफाई किया। नहीं निकला, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भाई ये क्वेश्चन समझ आ गया, इसमें क्या लिखना है? आगे चलते हैं, बस खत्म।
चले इसी बहाने आपने सोल्यूशन तो गौर से पढ़ लिया ना, आज देखना पड़ गया। क्वेश्चन 9 के सोल्यूशन में पूछने बताइए क्या पूछना है। लिखा है कि मैनी अदर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि वोटिंग शॉर्टेड नोटिस पे जो है वो रजिस्टर आपको रजिस्टर करवानी है। अच्छा ये सुन लें, सम टाइम ऐसा होता है कि देखें एग्जामिनर कमेंट्स जो होते हैं ना वो और आईकैप के जो सोल्यूशन होते हैं वो उस वक्त के होते हैं जिस वक्त वो एग्जाम हुआ था, और लॉ आपको पता है चेंज होता रहता है। खासतौर पे 2017 से पहले के लॉ में और 2017 के बाद में लॉ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो सम सोल्यूशन तो हमारी आदत है हम खुद बनाते हैं, मतलब सोल्यूशन एक क्वेश्चन का सोल्यूशन ना मैं खुद से बनाता हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करता, कंसल्ट करता हूँ, पढ़ता हूँ आईकैप ने क्या कहा है। लेकिन एग्जामिनर कमेंट्स होते हैं ना ये तो ये तो मैं खुद से नहीं बना सकता, कॉपी पेस्ट करने होते हैं। इसमें भी एग्जामिनर कमेंट्स को मैं एक दफा पढ़ के देखता हूँ, जो रेलिवेंट चीजें हैं वो ही इंक्लूड की जाए, वरना उसमें बाज़ बात इरेलीवेंट चीजें भी डिस्कस की होती हैं। वो आज एग्जामिनर कमेंट्स में यही बताता है कि ये मैंने कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा था, क्वेश्चन रिप्रोड्यूस हो रहा था एक तरह से, वो निकाल। सम टाइम उसके कमेंट्स में वो कुछ ऐसा कमेंट आ जाता है जो कि उस वक्त के लिए रेलिवेंट था जब ये क्वेश्चन सेट हुआ था, अब रेलिवेंट नहीं है। जैसे उस वक्त अगर रिक्वायरमेंट थी कि ये नोटिस किसी और को भी भेजना है तो उसने एग्जामिनर कमेंट्स में तो लिख दिया कि बच्चों ने ये नहीं लिखा था, अब मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि अब वो हमारे लॉ में वो चीज नहीं है। तो सम टाइम इन्होंने भाईजान ने क्वेश्चन नंबर 9 के कमेंट्स में एक चीज आइडेंटिफाई किया जो हमने नहीं पढ़ी, और एग्जामिनर कमेंट्स में उसने कहा स्टूडेंट को ये लिखनी चाहिए थी, नहीं लिखी। इसी तरह की आपको चीजें कुछ और एग्जामिनर कमेंट्स में भी हो सकता है, में भी नजर आए, तो आपने मेरे साथ डिस्कस जरूर करनी है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि मैं गलती पे हूं, लेकिन ज्यादा चांस यही होगा, मोर देन 90% श्योर हूं मैं कि वो कमेंट्स का फर्क और सोल्यूशन का फर्क किस वजह से हुआ होगा, क्योंकि लॉ चेंज हो गया। इसमें कमेंट्स भी चेंज हो जाने चाहिए थे, मैंने कुछ चेंज किए भी है लेकिन शायद कुछ नजर से रह गए हो। तो अगर आपके जहन में कोई ऐसा एग्जामिनर कमेंट नजर आए जो सोल्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट हो तो आप क्लास में डिस्कस कर लें जैसे इन भाईजान ने किया। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम चलते हैं आज के कंसेप्ट की तरफ। आज हमने 2 कंसेप्ट स्टडी करने हैं, सर्विंग ऑफ नोटिस और डॉक्यूमेंट्स और वोटिंग सिस्टम। सर्विंग ऑफ नोटिस और डॉक्यूमेंट्स में हम क्या सीखेंगे कि अगर हमने कोई भी नोटिस किसी को सर्व करना है, सर्व करने से मुराद किसी को कोई नोटिस देना है, तो कंपनी लॉ के मुताबिक वो नोटिस किस तरीके से दिया जा सकता है, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट करवाने हैं, डॉक्यूमेंट्स किसको हम फाइल कर सकते हैं, रजिस्ट्रार को, कमीशन को, तो क्या किस किस तरीके से हम उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। या अगर कमीशन या रजिस्ट्रार ने हमें नोटिस इशू करना है कंपनी को, वो कैसे कर सकता है। यानी ये कंप्रीहेंसिव कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट सिर्फ इस बात तक लिमिटेड नहीं है कि कंपनी शेयर होल्डर्स को नोटिस सेंड करेगी तो किस तरीके से करेगी, ये उसको तो कवर करता ही है। उसके साथ साथ अगर कंपनी ने रजिस्ट्रार या कमीशन को नोटिस इशू करना है, कमीशन या रजिस्ट्रार ने कंपनी को नोटिस इशू करना है, ये कंसेप्ट सारी सिचुएशन को कवर करता है। यानी इसमें उसने ये नहीं कहा कि सर्विंग ऑफ नोटिस बाय दिस पार्टी टू अनदर पार्टी, बल्कि ये कंसेप्ट है सर्विंग ऑफ नोटिस बाय एनी पार्टी टू एनी पार्टी, उसके रूल्स है। ये कल के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि कल जो हमने पढ़ा था मेंबर्स को कैसे नोटिस इशू किया जाएगा वो भी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस कर रहा था। फिर वोटिंग सिस्टम, हमें पता है जनरल मीटिंग में जो फैसले होते हैं, रेजोल्यूशन पास होती हैं, उनमें डिसीजन होते हैं, वोट कास्ट होते हैं, और उन वोट्स की बेस पे डिसाइड होता है कि रेजोल्यूशन पास होगी कि नहीं होगी। तो ये वोटिंग सिस्टम की कितनी किस्में हैं ये हम स्टडी करेंगे। पहले देखते हैं सर्विस ऑफ नोटिस। सबसे पहले बता रहा है टू होम नोटिस कैन बी सर्व अंडर कंपनी लॉ, अंडर कंपनीज एक्ट। नोटिस किन किन पार्टीज को सर्व किया जा सकता है, सर्व मींस सेंड किया जा सकता है। नोटिस कमीशन या रजिस्ट्रार को भी सेंड किया जा सकता है, यानी हो सकता है कोई ऐसी, या डॉक्यूमेंट, नोटिस या डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपको पता है हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स कमीशन को या रजिस्ट्रार को सेंड करनी होती हैं। जैसे कमीशन को क्या सेंड करना होता है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसी है जो कमीशन को सेंड करनी हो, एजीएम का नोटिस सेंड करते हैं फॉर एग्जांपल कमीशन को, हाँ बिल्कुल, रजिस्ट्रार को प्रोस्पेक्ट। तो हमने जो ये सेंड करने हैं तो किस एड्रेस पे करेंगे, जो कमीशन और रजिस्ट्रार का ऑफिस का एड्रेस होगा उस पे, रजिस्ट्रार के घर के एड्रेस पे नहीं, ऑफिस के एड्रेस पे। उसी तरह हो सकता है कि नोटिस सर्व किया जाए कंपनी पे या उसके किसी ऑफिसर्स पे। कंपनी को, क्या कमीशन कंपनी को कोई नोटिस इशू कर सकता है, रजिस्ट्रार कंपनी को कोई नोटिस इशू कर सकता है, कमीशन या रजिस्ट्रार कंपनी के किसी ऑफिसर को नोटिस इशू कर सकता है, सीईओ को, सीएफओ को। वो कैसे करेंगे, किस एड्रेस पे भेजेंगे, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उस एड्रेस पे। और फिर मेन कंसेप्ट, क्या मेंबर्स को नोटिस इशू किया जा सकता है,
बिल्कुल किया। मेंबर्स को ज्यादातर नोटिस कौन इशू करेगा? कंपनीज, ठीक है। और अदर से मुराद ऑडिटर, डायरेक्टर्स, दूसरे लोग हैं। मेंबर्स को जो नोटिस इशू किया जाएगा किस एड्रेस पे किया जाएगा? रजिस्टर्ड या कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट है जो हमने कल पढ़ा था, ये आपके लिए नया है, लेकिन है बहुत इजी। भाई कमीशन या रजिस्ट्रार को नोटिस इशू करना हो किस एड्रेस पे भेजे? जो उनके ऑफिस का एड्रेस है। कंपनी को नोटिस इशू करना है किस एड्रेस पे भेजो? रजिस्टर्ड एड्रेस है, खत्म कहानी। मेंबर्स को नोटिस इशू करना है किस एड्रेस पे भेजे? जो उनका रजिस्टर्ड या कम्युनिकेशन एड्रेस है। अच्छा, एड्रेस तो क्लियर हो गया। मैनर ऑफ सर्विंग नोटिस भेजा कैसे जाएगा? पहला, पर्सनली अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट। पर्सनली का मतलब क्या है? ऑफिस के किसी, खुद से मुराद वो कंपनी सेक्रेटरी खुद तो नहीं जाएगा, पर्सनली से मुराद अपने किसी ऑफिस बॉय को भेजेगा, चाहो भाई ये उसके घर जाओ, ये नोटिस दो। अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है? कि नोटिस दे के उसे एक्नॉलेजमेंट लेके उसने वसूल पाया नोटिस, साइन ले, ठीक है। पोस्ट और कोरियर, रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर के जरिए से सेंड कर, टीसीएस के जरिए से या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए से। इलेक्ट्रॉनिक मींस में इलेक्ट्रॉनिकली। अक्सर जो लिस्टेड कंपनी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करती है ना, ये लिस्टेड कमीशन को या डायरेक्टर्स रिपोर्ट, दूसरी चीजें वो ईमेल के जरिए से सेंड करते हैं, ठीक है। पोर्टल बनाया हुआ है एससीसीपी ने, उसके अपलोड कर देती है या ईमेल कर देती हैं। अदर मीन्स से मुराद फ्यूचर में कोई अगर नए मीन्स आ जाते हैं उसके जरिए से भी, जो स्पेसिफाई करेगा कमीशन। नेक्स्ट, व्हेन इज नोटिस डीम्ड इफेक्टिव? कब समझा जाएगा कि नोटिस रिसीव हो गया? देखिए आपको पता है कल भी ये बात डिस्कस हुई थी, लॉ इस चीज को नहीं मानता कि नोटिस सेंड किया तो दूसरी पार्टी को रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कोर्ट केसेस में भी ये रूल होता है, अगर कोर्ट ने किसी को नोटिस इशू कर दिया कि आप अदालत में हाजिर हों और वो बंदा नोटिस को वसूल ही नहीं करता, तो क्या कोर्ट इस चीज को मानेगी कि उसे नोटिस का इल्म नहीं था? नहीं, क्योंकि हमने आपके घर के एड्रेस पे इशू कर दिया था, तो इसका मतलब है कि आपको मिल गया। क्लियर? अच्छा, बल्कि आप एक मजे की बात बताऊं, समटाइम ऐसा होता है कोर्ट केसेस में ना, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के खिलाफ केस फाइल किया, तो वो ये चाहते हैं कि इसकी जो पेशी की तारीख है वो गुजर जाए और दूसरी पार्टी हाजिर ना हो। तो वो जो दूसरा बंदा था ना जो लेटर वगैरह सेंड करता है, उसके साथ साजबाज करके उसे कहते हैं ये लेटर है ना, ये खाली भेज दो, इसके अंदर कोर्ट का ऑर्डर ना लगाओ जिसमें लिखा हुआ है कि इस दिन इस केस की पेशी आप हाजिर हों। अब जिस बंदे को खाली लेटर जाएगा उसे क्या पता चलेगा? लेकिन इससे फायदा क्या होता है? कोर्ट की नजरों में यह साबित हो जाता है कि इस दिन इस पर्सन को ये लेटर पोस्ट किया गया है। तो मुझे बताइए, इस केस में अगर दूसरा बंदा कोर्ट को आके कहे सर मुझे लेटर तो मिला था उसमें था कुछ भी नहीं, तो कोर्ट क्या समझेगी कि वाकई इसको नोटिस सर्व हुआ कि नहीं हुआ? कोर्ट से झूठ बोल रहा है, सर्व हो गया। इसी तरीके से अगर लॉ ये कहता है कि जिस पार्टी ने नोटिस सेंड करना है ना किसी को, उसकी जिम्मेदारी है कि नोटिस सेंड करे और उसके सबूत के तौर पे कोई चीज अपने पास रखे। जैसे आप कोरियर वालों के पास जाते हैं ना, तो सबूत के तौर पे आपको एक पर्ची देते हैं, रिसीट की हमने ये वसूल किया है, ये सेंडर है और ये इसको सेंड किया गया रिसीवर। वो इस बात का सबूत होता है कि आपने नोटिस सेंड। अगर कंपनी के पास इस बात का सबूत है ना कि उसने मेंबर्स को नोटिस सेंड किया है, तो मेंबर्स को अगर रिसीव नहीं भी हुआ, इसमें कंपनी का कसूर नहीं होगा। इसका मतलब है एजीएम है और उसमें खाली लेटर मेंबर्स को पोस्ट कर दिए गए, तो लॉ की नजरों में क्या साबित हो जाएगा? क्या पहुंच गए। अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रूव्ड, अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रूव्ड। इसमें हो सकता है कि मेंबर को जब मिले उसे याद हो, हाँ सर ने क्लास में एग्जांपल दी थी, बाज़ औक़ात जब लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है लेकिन पार्टी ये चाहती है कि इसको पता ना चले, तो फिर वो खाली लेटर सेंड कर देती है। तो मैंने खोल के देखा, मुझे पता खाली है, इसका मतलब मेरे साथ जो 4-5 और लोग हैं ना उनको भी खाली लेटर जाएगा। वो क्या करता है, फिर फोन करके उसे कहता है लेटर ओपन ना करना, लेटर जैसे ही अपने पास रख लेना। फिर वो लेटर एज इट इज कोर्ट के पास ले जाते हैं, सर आप खुद अपने हाथों से खोल के देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो अनलेस कॉन्ट इसे हाँ इसमें हाँ नहीं पहले देख लेंगे ना हम नोटिस निकलना है कि नहीं, ऐसे ना करें। हाँ पता चल जाता है नोटिस है कि नहीं, उसमें वो ये बल्ब जला के ना उसको ऊपर करेंगे, आपको पता चल जाएगा अंदर है कि नहीं। 5000 के नोट में तार है कि नहीं कैसे पता चलता है? बल्ब के आगे है, उसी तरीके से पता चल जाएगा लेटर में नोटिस है कि नहीं। बहरहाल कंसेप्ट की तरफ, ये तो यही टाइम जाया करने के लिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी बात। नोटिस डीम्ड इफेक्टिव का मतलब क्या है कि लॉ कब समझेगा कि नोटिस प्रॉपरली सर्व हो चुका है, सेंड हो चुका है? जब प्रॉपरली एड्रेस्ड होगा। प्रॉपरली एड्रेस का मतलब क्या है? सही एड्रेस। प्रीपेड होगा, पोस्टेज यानी स्टैंप लगी होगी, विद लेटर। ये विद लेटर इस वजह से लॉ ने ऐड किया है कि भाई लेटर के बगैर ही सेंड ना कर देना, लेकिन इसको प्रूव करना उस पार्टी के लिए मुश्किल होता है जो लेटर खोल चुकी हो।
नहीं। फिर एट टाइम, अच्छा ये कब समझा जाए, जैसे कंपनी ने 5 जनवरी को नोटिस इशू किए कि 30 जनवरी को एजीएम है, मिस्टर अली एक शेयर होल्डर है, उसने आके कोर्ट में कहा सर मीटिंग को नल एंड वाइड करा दिया जाए, क्यों, क्योंकि मुझे कभी इस जनरल मीटिंग का नोटिस मिला ही नहीं, क्या ये नल एंड वाइड करार कर दिया जाएगा? नहीं, नहीं, क्योंकि कंपनी ने नोटिस सेंड कर दिया। अच्छा ये कब एज्यूम किया जाएगा कि मिस्टर अली को कब मिला? एज्यूम कब किया जाएगा? जब नॉर्मली जितने दिनों के बाद लेटर डिलीवर हो जाता है, एज्यूम किया जाएगा कि उतने दिनों के बाद ही लेटर डिलीवर हुआ। जैसे आपको याद है वो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान रजिस्टर्ड हो, आउट पाकिस्तान, तो जब डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में आ जाते हैं नॉर्मली तब से 21 दिन शुरू करने हैं, जब एक्चुअली आएंगे तब नहीं लिखा हुआ था, जब नॉर्मली आ जाते हैं तब से 1 दिन काउंट करेंगे। तो उसी तरीके से नोटिस करेंगे कब सर्व हुआ, जब सेंड किया उसके बाद 2 या 3 दिन, जितने दिनों के बाद नॉर्मली नोटिस पहुंच जाता है दूसरी पार्टी के पास, एज्यूम किया जाएगा। डीम्ड का मतलब होता है एज्यूम्ड, इफेक्टिव, कि उस वक्त ये नोटिस उन पार्टी को मिल गया। इसका मतलब है आपने इंश्योर करना है अगर जनरल मीटिंग का नोटिस सेंड कर रहे हैं कि वो नोटिस प्रॉपर्ली एड्रेस्ड हो, प्रीपेड हो और पोस्ट लेटर उसमें इंक्लूड करके पोस्ट किया जाए। और ये अगर पाकिस्तान में जितने भी लेटर पोस्ट करें 3 दिन के अंदर अंदर रिसीव हो जाते हैं, नॉर्मली 2 दिन में भी हो जाते हैं। तो फर्ज कीजिए 3 दिन है, तो फिर कब 5 तारीख को लेटर पोस्ट किया, कब एज्यूम किया जाएगा कि उसे मिल गया? 8 तारीख। अगर दरमियान में किसी भी वजह से, कोरियर वालों की हड़ताल की वजह से और किसी वजह से लेटर डिले पहुंचता है तो याद रखिए उस पे कंपनी की कोई लाइबिलिटी या कसूर, फॉल्ट नहीं होगा। ये क्लियर? जॉइंट शेयर होल्डर, जॉइंट शेयर होल्डर का कंसेप्ट क्या है कि एक ही शेयर के एक से ज्यादा, आपको याद है हमने क्वेश्चन किया था मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 वाला, जिसमें उसने कहा था कि 5 मिलियन शेयर्स हैं, इसके जॉइंट शेयर होल्डर है 4, उसको हम कितने काउंट करते थे? 1। तो मुझे बताइए इसी तरह जॉइंट शेयर होल्डर के केस में नोटिस भेजना है, कितने नोटिस इशू होंगे? 1। 4 नोटिस नहीं इशू होंगे, चाहे जॉइंट शेयर होल्डर 4 नोटिस कितने, किसको इशू होगा? जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिसका पहले नाम आया। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस इशू किया जाता है कोई? कौन सा? बिल्कुल, अगर डिसीजन मेंबर हो तो एजीएम का नोटिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाता है। और किस एड्रेस पे जाएगा? जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने रजिस्टर करवाया होगा, एड्रेस सप्लाइड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? इसमें ज्यादातर चीजें हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतनी अहम चीज भी नहीं है। ठीक है, हाँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, मैनर ऑफ सर्विंग नोटिस, ये अहम है जी। अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट का मतलब है पर्सनली जब आप किसी को सेंड करेंगे ना, ये मैंने नोटिस सेंड करना, आप शेयर होल्डर हैं, मेरे पास एक तो ऑप्शन है कोरियर के जरिए, एक ऑप्शन है ईमेल के जरिए से। मैं कहता हूँ नहीं, इन भाईजान को भगाता हूँ, मैं कहता हूँ ये नोटिस पकड़ो और जाओ, ये शेयर होल्डर का एड्रेस है, नॉक करो, दरवाजा खोले, सलाम करना, मेरा सलाम भी देना और ये साथ में नोटिस दे देना। ये भाईजान 2 घंटे बाद आके कहते हैं सर नोटिस दे दिया, मेरे पास क्या सबूत है नोटिस आपको दिया? कुछ भी नहीं, कुछ होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए सोचे जरा। ये हाँ, जब आपको नोटिस दें तो आपसे साइन करवा ले कि मैंने ये नोटिस रिसीव कर लिया, इसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट। रिसीट का मतलब है वसूली कर ली नोटिस की, एक्नॉलेजमेंट का मतलब साइन कर दिया। हाँ, तो पोस्ट या कोरियर वाले तो बिल्कुल, पोस्ट या कोरियर वाले भी एक्नॉलेजमेंट लेते हैं, इसीलिए तो पोस्ट या कोरियर वालों में उसने नहीं हमसे कहा कि हमने एक्नॉलेजमेंट लेनी है, वो कोरियर वालों के पास रह जाती है। ये एक्नॉलेजमेंट कोरियर वालों के पास है, इसमें चूंकि कोरियर वाले इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें तो हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं होगा, इसमें तो फिर कोरियर वालों ने वो लिखा होगा, उनका पेज होगा एविडेंस के तौर पे, केस पार्टी ने वसूल कर लिया। कल को कोर्ट में बात जाती है तो कोरियर वाला वो पेज उसके सामने कोर्ट जज के सामने रख देंगे, सर ये देखिए इसने साइन किया, वसूल कर लिया। अब चलते हैं अहम कंसेप्ट की तरफ। जॉइंट शेयर होल्डर में अगर 4 शेयर होल्डर ना किसी शेयर के ओनर, 4 जॉइंट शेयर, तो नोटिस सिर्फ एक को जाएगा, 4 को नहीं जाएगा। पहला कंसेप्ट ये क्लियर हो गया। दूसरा कंसेप्ट, इन 4 में से किसको नोटिस जाएगा? जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में पहले लिखा होगा जी। नहीं, जो डिविडेंड होगा वो उन्होंने इसके ऊपर लॉस आइलैंड है, इसके ऊपर लॉस आइलैंड है डिविडेंड। मेरा ये ख्याल है कि डिविडेंड शायद डिस्ट्रीब्यूट, या जिस तरीके से वो कहेंगे वैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंफर्म नहीं है मुझे क्योंकि लॉ में नहीं लिखा हुआ।
देखें इनका क्वेश्चन ये है सर, अगर कंपनी ने फर्ज कीजिए कि खाली लेटर भेज दिया, शेयर होल्डर कैसे प्रूव करेंगे कि हमें कुछ? इसी रिस्क को कवर करने के लिए लॉ ने एक रिक्वायरमेंट ऐड की हुई है। कौन सी वाला? अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो न्यूज़पेपर में नोटिस को पब्लिश करवाए, क्योंकि ज्यादा रिस्क लिस्टेड कंपनी के केस में ना, उसमें इन्वेस्टमेंट भी लोगों की ज्यादा होती है और उसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, और उसमें नॉर्मली शेयर होल्डर और होते हैं, डायरेक्टर्स कुछ और होते हैं लिस्टेड कंपनी के केस में। जो प्राइवेट या लिस्टेड कंपनीज के केस में शेयर होल्डर्स की तादाद कम होती है और नॉर्मली जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए उसमें ये रिस्क नहीं होता। ला ने ये जो न्यूज़पेपर वाली रिक्वायरमेंट ऐड की इसी वजह से किया है कि कंपनी दो नंबर ना करे, दो नंबरी ना करे। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अटेंटिव होकर सुनिएगा, अटेंटिव होकर। वोटिंग सिस्टम, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वोटिंग सिस्टम यूज कहां होता है, कब होता है। देखिए जब भी किसी भी मीटिंग का फैसला होना है तो वो वोटिंग के जरिए से होगा। किसी भी, चाहे बोर्ड मीटिंग में फैसला होना हो, चाहे जनरल मीटिंग में फैसला होना हो, हमेशा कैसे होगा? वोटिंग सिस्टम से। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए तो पास करवाने के लिए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होने चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। और स्पेशल रेजोल्यूशन 3/4, लेकिन फैसला वोट से होगा। दो तरह के वोटिंग सिस्टम। अच्छा, आपने पिछले दिनों कुछ अरसे में, साल 6 महीने में सेनेट की, नेशनल असेंबली की कार्रवाई देखते रहे होंगे, तो आपको पता चला होगा जो सेनेट नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन पास होती है, एक होती है शो ऑफ हैंड के जरिए से, शो ऑफ हैंड के, और एक होती है सीक्रेट पोलिंग, बैलेटिंग के जरिए से, जिसमें वो वोट्स आते हैं, हर अपने अपने उम्मीदवार को टिक लगाते हैं और फिर काउंट कर देते हैं, और बाद में पता चलता है 6-7 वोट रिजेक्ट भी हो गए, रिजेक्ट भी हो जाते हैं ना सही तरीके से अगर स्टैम्प वगैरह ना किए हो। तो यानी दो बड़े तरीके हैं, एक है तरीका के वोट सबके सामने हो, इसे कहते हैं शो ऑफ हैंड। दूसरा तरीका होता है कि चुप छुपा के वोट कास्ट, पता नहीं चले किसने किसको वोट दिया, इसे कहते हैं सीक्रेट बैलेटिंग, या पोलिंग भी कह सकते हैं। पोलिंग भी होती है ना सीक्रेट। हम नहीं, पोस्टल बैलेट की तरफ आता हूं। पहले मेन कंसेप्ट, वोटिंग के दो बड़े तरीकाकार हैं। एक है शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड में क्या होता है, जितने भी मेंबर्स एजीएम में बैठे हुए हैं, चेयरमैन होगा, चेयरमैन कहेगा भाई ये रेजोल्यूशन पास होने के लिए आई है कि इस दफा डिविडेंड जो है वो डायरेक्टर ने प्रपोज किया है 10 लाख, जिन लोगों का ख्याल है 10 लाख ही डिविडेंड पे किया जाए वो जरा हाथ उठाए हाथ, और जिनका ख्याल है कि 10 लाख से कम डिविडेंड होना चाहिए वो हाथ उठाए। हाँ, अब ये देखें कम है ना, तो यानी जिन्होंने हाथ उठाए फॉर एग्जाम्पल वो 40 हैं, जिन्होंने यस कहा, और जिन्होंने कहा नहीं वो 7 हैं, तो फिर क्या फैसला हुआ कि मेजोरिटी है, फैसला हो गया डिविडेंड 5 लाख के हिसाब से पे होगा। मैं चेयरमैन हूं, मैंने लिख दिया कि ये रेजोल्यूशन प्रूव हो गई। अच्छा, इसमें आप नोट कीजिए, ये शो ऑफ हैंड में हाथ उड़ाते हैं, दाएं हाथ। मुझे ये बताइए कि इस बात का क्या सबूत है कि वोट 40 फेवर में थे और 7 अगेंस्ट में? ये गिने कितने थे? गिने मैंने थे, आपने नहीं गिने। अगर आप गिनते तो आपको पता चल जाता कि फेवर में वोट 40 नहीं थे, कम थे। मैंने 40 जानबूझ के कहा। चेयरमैन गिनता है, और चेयरमैन ने अगर मिनट बुक पे लिख दिया ना कि इतने वोट्स फेवर में थे, इतने अगेंस्ट, और ये रेजोल्यूशन पास हो, कोर्ट इसी को ठीक मानेगी अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रूव्ड। यानी अगर कोई चैलेंज करता है ना कि नहीं सर वोट्स इतने नहीं थे, वोट्स तो कम ज्यादा थे, तो प्रूफ चेयरमैन को नहीं करना पड़ेगा कि इतने वोट्स थे, दूसरी पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वोट नहीं थे। बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पे। ये बात समझ रहे हैं? तो पहला तरीका वोटिंग सिस्टम का कौन सा है? शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड कैसे काम करता है? एट फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब ये है प्रायोरिटी इसी मेथड को दी जाएगी। इस मेथड को प्रायोरिटी पता क्यों दी जाती है? इसमें विद इन मिनट्स फैसला हो जाता है। वरना पोलिंग अगर यही हम पोलिंग के जरिए से पूछ रहे होते तो सबसे पहले मैं आपसे कहता मुझे तो 5 दिन दे दीजिए, 5 दिन के बाद पोलिंग होगी। आप कहते हैं सर 5 दिन बाद क्यों? मगर देखिए सबसे पहले बैलेट बॉक्स बनाने हैं, फिर यहाँ पे पर्दा लगाना है ताकि पर्दे के पीछे बैलेट बॉक्स रखा जाए, आप उधर जाए वोट कास्ट करें, जैसे वो होता है इलेक्शन में। इलेक्शन उसमें भी इसी तरीके से बैलेटिंग होती है, पोलिंग, ठीक है। और आप उसमें वोट टिक लगा के बॉक्स में रखते हैं, फिर बाद में वोट्स निकाल के काउंट किए जाते हैं। तो वो जो पेजेस उसको प्रिंट निकलवाने में, बैलेट बॉक्सेस अरेंज करने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? तो चूंकि जो शो ऑफ हैंड में फैसला जल्दी हो जाता है, इसलिए प्रायोरिटी इसी को दी जाती है। कहता है कोई भी मसला हो, कोई भी रेजोल्यूशन पास करवानी हो, एट फर्स्ट इंस्टेंस
कौन सा मेथड यूज किया जाएगा? शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड में हर मेंबर का एक ही वोट होगा, चाहे उसके 1000 शेयर्स हैं, चाहे उसके 10 लाख शेयर्स हैं। 1000 शेयर वाला और 10 लाख शेयर वाला एक बराबर, दोनों के कितने वोट हैं? प्रॉक्सी कैन नॉट वोट। प्रॉक्सी कौन होता है? जो किसी दूसरे मेंबर्स की जगह पे आए, मीटिंग अटेंड करने के लिए आता है, रिप्रेजेंट करता है किसी दूसरे। वो शो ऑफ हैंड में हिस्सा, शो ऑफ हैंड में सिर्फ जो प्रेजेंट मेंबर है वही हिस्सा लेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय चेयरमैन इज एविडेंस। जब चेयरमैन रिजल्ट को अनाउंस कर देगा वही रिजल्ट समझा जाएगा, उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। जैसे फर्ज कीजिए कितने स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि कल छुट्टी हो? हाँ सर, ये हो गए तकरीबन, समझ लीजिए फर्ज करें 50 हो गए। कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि कल क्लास हो? सॉरी, गिनती मुंह से नहीं मेरी निकलनी चाहिए, मैंने देख लिया। अब मैंने ये फैसला किया है, शो ऑफ हैंड्स की बेस पे ये रेजोल्यूशन पास की जाती है कि चूंकि कल क्लास होने के वोट्स ज्यादा हैं इसलिए कल क्लास होगी। बताइए, मैंने लिख दिया। अब बताइए अदालत किसको ठीक मानेगी? मेरे लिखे यही कह रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट में चाहे चेयरमैन गलत गिनती क्यों ना गिने, उससे ही एविडेंस माना जाए। अगर किसी को एतराज है तो वो साबित करे। अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रूफ का मतलब क्या है? अगर किसी को एतराज है साबित। आपको ये लगता है कि मैंने सही वोट काउंट नहीं किए, जाइए कोर्ट, हाँ एविडेंस है। अब देखें, ठीक है, इसमें चूंकि रिगार्डिंग हो रही है क्लास में इसलिए आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर रिगार्डिंग ना हो रही होती आप प्रूव नहीं कर सकते थे। ये चेयरमैन की इतनी पावर्स होती हैं चेयरमैन की कि उसने जो फैसला कर दिया उसको बाय डिफॉल्ट सही माना जाएगा, चाहे वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? चेयरमैन अगर मेंबर है तो उसका अपना वोट भी होगा। अच्छा अब सुनिए, इसमें आपको एक ही मसला नजर आ रहा होगा, क्या भला? प्रॉक्सी वाला। अच्छा, मुझे प्रॉक्सी वाला मसला नहीं लग रहा, अच्छा प्रॉक्सी को राइट टू वोट है जरूर जो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो शो ऑफ हैंड में नहीं है, वो पोलिंग में है। मुझे इसमें जो मसला नजर आ रहा है ना, वो ईच मेंबर 1 वोट। जिसने 10,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया उसका भी 1 वोट, जिसने 10 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया उसका भी 1। लेकिन स्टिल पहले यही मेथड यूज होता है, इसलिए कि जिसने 10 लाख इन्वेस्ट किया है ना, वो कहता है अच्छा देखते हैं मीटिंग का फैसला क्या होता है। अगर तो मीटिंग का फैसला वही हो जो वो चाह रहा था तो कहेगा अच्छी बात है, जल्दी फैसला हो गया, शो ऑफ हैंड अच्छा है। लेकिन अगर मीटिंग का फैसला कुछ और है और वो शेयर होल्डर कुछ और, मेजोरिटी शेयर होल्डर कुछ और चाह रहा है, तो लॉ ने उसको ऑप्शन दिया क्या कि वो डिमांड कर ले चेयरमैन से कि सर आप पोलिंग करवाएं, सर आप पोलिंग करवाएं। तो पोलिंग कब कंडक्ट होगी? पोलिंग अगर चेयरमैन खुद से सेलेक्ट कर ले कि ये मसला जो है ना ये थोड़ा कॉन्फिडेंस सेंसिटिव नेचर का है, इसको शो ऑफ हैंड के जरिए से नहीं पोलिंग के जरिए से डिसाइड किया जाएगा, तो पोलिंग होगी। या अगर कोई मेंबर डिमांड करे, कौन सा मेंबर? जिसके पास 10% वोटिंग पावर है, अगर कोई मेंबर डिमांड करे तो उस वक्त फिर पोलिंग होगी। वरना जितने भी मामलात होंगे वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं? शो ऑफ हैंड से। प्रेफर्ड मेथड शो ऑफ हैंड है, ठीक है। और लॉ कहता है कि ये डिमांड कब कर सकता है? ये मेंबर जिसके पास 10% वोटिंग पावर है, ये ऑन और बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ शो ऑफ हैंड डिमांड कर सकता है। नहीं बात समझ आए? अच्छा 1 मिनट है, मीटिंग में गए, वोटिंग होनी है, ठीक है। एक शेयर होल्डर के पास 15% शेयर्स हैं, वो चाहता है कि ये जो रेजोल्यूशन है ना, ये वोटिंग है, ये शो ऑफ हैंड के जरिए से हो ही ना, ये फर्स्ट टाइम ही पोलिंग के जरिए से हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। बिफोर का मतलब ये है। अच्छा पहले उसने कहा जरा देखते हैं शो ऑफ हैंड से क्या नतीजा निकलता है। शो ऑफ हैंड में उसके खिलाफ रिजल्ट आया, क्या शो ऑफ हैंड के रिजल्ट आने के बाद वो डिमांड कर सकता है कि नहीं इसको पोलिंग के जरिए से करवाएं? ये है ऑन का मतलब, ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का मतलब समझ आ गया। लेकिन फर्ज कीजिए मीटिंग में गया, शो ऑफ हैंड के जरिए से फैसला हो गया, फैसला उसके खिलाफ है और वो चाहता है पोलिंग हो, लेकिन अभी कुछ नहीं कर, अभी डिमांड नहीं करता। वो मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग खत्म होने के बाद वो डिमांड करता है। क्या अब कर सकता है? अब नहीं कर सकता। ऑन और बिफोर कर, आफ्टर नहीं कर सकता। आफ्टर से रात 2-4 दिन गुजरने के बाद तब डिमांड नहीं कर सकता।
अच्छा, अगर किसी मेंबर के पास 7% वोटिंग पावर है, पोलिंग डिमांड कर सकता है? अगर एक के पास 7 दूसरे के पास 6 है, दोनों मिलकर कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा मुझे बताइए, शो ऑफ हैंड में पोलिंग में फर्क क्या बोला? ये फौरी हो जाता है, इसमें कुछ टाइम लगता है। ये ओपन वोटिंग सिस्टम है। ओपन वोटिंग सिस्टम का मतलब हर एक बंदे को पता है किसने किसको वोट दिया। ये सीक्रेट सिस्टम, इसमें बैलेट्स यूज नहीं होते, बैलेट बॉक्स यूज नहीं होता इसमें बैलेट बॉक्स यूज होते हैं। तो इसे समटाइम सीक्रेट बैलेटिंग का नाम भी दिया जाता है, बैलेटिंग का नाम भी दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बैलेट बॉक्सेस यूज होंगे। वोट्स अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ शेयर्स हेल्ड, इसका मतलब क्या हुआ? जिसके पास ज्यादा शेयर्स है उसके पास नंबर ऑफ वोट्स भी ज्यादा, जिसके पास कम शेयर्स है नंबर ऑफ वोट्स भी कम हो। प्रॉक्सी कैन वोट, वो जो आपने राइट्स और प्रॉक्सी पढ़े हुए थे ना, ये प्रॉक्सी वोट कर सकता है, वो पोलिंग में वोट कर सकता है। बल्कि आपको मजे की बात बताऊं, क्या ये जो मेंबर्स डिमांड कर सकते हैं 10%, इसमें प्रॉक्सी शामिल है? हाँ, प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड में वोट कास्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो शो ऑफ हैंड के रिजल्ट से मुतमिन नहीं, पोलिंग डिमांड करना चाहता है, वो कर सकता है। हाँ, प्रोवाइडेड उसके पास 10% वोटिंग पावर हो, या दूसरों के साथ मिलकर 10% वोटिंग पावर मिल जाए। प्रॉक्सी के पास है, प्रॉक्सी को जिसने रेफर किया है, उस बंदे के पास 10%। जी बिल्कुल, प्रॉक्सी के पास खुद तो अपना कुछ भी नहीं होगा ना। जिस बंदे ने इसको अपॉइंट किया प्रॉक्सी, उसके पास 10% या उससे ज्यादा शेयर्स होने चाहिए। चेयरमैन एंड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स स्क्रूटनाइज वोट, अच्छा ये ज्यादा बेहतर तरीका है। इसमें जो वोट की स्क्रूटनी होती है, शो ऑफ हैंड में वोट्स की स्क्रूटनी नहीं होती। स्क्रूटनी का मतलब चेक करना। इसमें क्या होता है, जब बैलेट बॉक्स में सारे लोग वोट्स अपने कास्ट कर देते हैं, तो फिर बॉक्स खोला जाता है किसकी मौजूदगी में? चेयरमैन और मेंबर्स की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव, उसकी मौजूदगी में। और चेयरमैन वोट गिनता है, रिप्रेजेंटेटिव देखता है सही गिन रहा है कि नहीं गिन रहा। यानी जो चेयरमैन के पास वो डंडी मारने की पावर शो ऑफ हैंड में थी, अब नहीं, क्योंकि अब वोट्स की स्क्रूटनी हो रही है, पोलिंग में वोट्स की स्क्रूटनी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे कंसेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, हिम्मत है समझने की? उससे मुराद यही है कि दिन गुजरने के बाद नहीं कर सकते। ठीक है, इसको वहां पे आफ्टर से मुराद ये है कि शो ऑफ हैंड का रिजल्ट आने के बाद आप कर सकते हैं। इसको ऑन और बिफोर कर लें या आफ्टर और बिफोर कर लें, एक ही बात है। ऑन ज्यादा बेहतर लफ्ज है, आफ्टर तो आपको इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो आपकी कि शो ऑफ हैंड का रिजल्ट सामने आ गया, उसके बाद भी पोल को डिमांड किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कहा जाएगा कि जी फैसला हो गया, अब ये ट्रांजैक्शन क्लोज हो गई, अब अगली रेजोल्यूशन लेके आओ, नहीं। एक रेजोल्यूशन पास हो गई शो ऑफ हैंड के जरिए से, उसके बाद भी पोलिंग डिमांड की जा सकती है उसकी। ठीक है, ऑन और बिफोर कर लें या आफ्टर और बिफोर कर लें, बात एक ही है, लेकिन आपने डिमांड करनी है उसी मीटिंग के अंदर। मीटिंग होने के बाद डिमांड नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल वोट्स आर नॉट कंसिडर। अच्छा देखिए, हमने वोट काउंट करना कैलकुलेट करना सीखे थे, आपको याद है? कहाँ सीखे थे? डायरेक्टर्स को रिमूव करवाने के लिए। फर्ज कीजिए, वैसे तो वहां पे समझाने के लिए उसने सिंपल कैलकुलेशन रखी थी। फर्ज कीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में आपके जो नंबर ऑफ वोट्स आते हैं वो पॉइंट्स में आ जाते हैं, 70,345.6, तो ये बंदा इसको 45 करेगा वोट कास्ट, 0.6 को कंसीडर नहीं किया जाएगा। फ्रैक्शनल वोट्स आर नॉट कंसीडर्ड का ये मतलब है। ठीक है, अच्छा बताइए, फ्रैक्शनल वोट्स वाली बात शो ऑफ हैंड के जरिए आएगी कि पोलिंग में आएगी? पोलिंग में। चलिए ठीक है। अच्छा, अब ये टाइम ऑफ टेकिंग पोल और स्टेटस ऑफ रेजोल्यूशन ये फिर कल के लिए रख देते हैं। अभी नहीं, अभी बढ़ा दूं? चलिए ऐसा करते हैं कि रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि टाइमिंग ऑफ टेकिंग पोल और स्टेटस ऑफ रेजोल्यूशन पास ये भी बढ़ाना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनों का ख्याल है कि कल पढ़ लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, तो चलिए ये रिजॉल्व किया जाता है कि ये कंसेप्ट हम अभी पढ़ेंगे। सबूत है तो ले आए, तो ले क्या है सबूत इस वक्त?
इलेक्शन फॉर इलेक्शन ऑफ चेयरमैन। अच्छा अदालत मेंबर्स का हाथ, तो इसके ऊपर कोर्ट राब्ता करें, जो कोर्ट आपको, हाई कोर्ट आपको गाइड करेगा कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लॉ के जिस इशू के ऊपर आपको क्लैरिटी ना हो, आप किसी जज से जाके पूछ सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए फिर आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह रिमेनिंग कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।